Very good morning to all of you. My voice is clear to you all? Hello? Yes, sir. Yes. Okay. आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ सर। ओके। फार्मा ये तो फर्स्ट ईयर का ना सर? हाँ, आ रहे हैं अभी। एक्चुअली मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, ये पीडीएफ है। तो स्क्रॉल डाउन करके मैं सेकेंड ईयर के सिलेबस पे आ रहा हूँ आपके। ये पीसीआई का मतलब एजुकेशन से रिलेटेड सिलेबस दिया हुआ है, आपके सेशनल्स के गाइडलाइंस हैं। तो इसी में आपका सिलेबस भी है आगे। यहाँ से शुरू हो रहा है आपका। ठीक है। आपको सेकेंड ईयर में कोर्स कोड ER 2021 थ्योरी फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है। ठीक है। आज हम इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। फार्माकोलॉजी क्या होता है, ठीक है, और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। आप में से किसी को कोई जनरल आइडिया है व्हाट इज फार्माकोलॉजी? फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? Study about drug. ओके। फार्माकॉन मीन्स होता है ड्रग, और लोगस मीन्स होता है स्टडी। तो फार्माकोलॉजी का जो मीनिंग होगा वो स्टडी ऑफ ड्रग्स होगा। ठीक है। हम इसमें ड्रग्स की स्टडी करते हैं। हम लेकिन ड्रग्स के बारे में क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि ड्रग बॉडी के साथ क्या करता है और बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है। तो फार्माकोलॉजी को डिवाइड किया गया है फार्माकोकाइनेटिक्स में और फार्माको डायनेमिक्स में। Dynamic. फार्माकोकाइनेटिक में जो काइनेटिक वर्ड है, ये मूवमेंट को शो करता है। काइनेटिक स्कूटी आपने कभी देखी होगी, नाम सुना होगा। काइनेटिक मतलब मूवमेंट। तो ड्रग का मूवमेंट फार्माकोकाइनेटिक्स में हम पढ़ेंगे। और फार्माकोडायनेमिक्स में डायनेमिक मतलब होता है पावर। पावर किसके पास है? ड्रग के पास है, क्योंकि वो बीमारी को ठीक कर सकता है, ठीक है, या सिम्टम्स को सप्रेस कर सकता है। तो ड्रग जो बॉडी के साथ करेगा उसको हम पढ़ते हैं फार्माकोडायनेमिक्स में। और बॉडी ड्रग के साथ क्या करेगी? उसको मेटाबोलाइज करेगी, उसको एलिमिनेट करेगी। और एडीएमई प्रोसेस, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये ओवरऑल जो प्रोसेस है इसके, ये बॉडी ड्रग के साथ करती है। बॉडी को एब्जॉर्ब करेगी, बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करेगी ड्रग को, और बॉडी से एलिमिनेट करेगी। तो ये है आपका फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में हम एडीएमई की स्टडी करते हैं। और फार्माकोडायनेमिक्स में हम ड्रग्स के इंडिकेशंस के बारे में पढ़ते हैं, उसके क्लिनिकल यूजेस के बारे में पढ़ते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, एडवर्स इफेक्ट के बारे में। तो ये हम डायनेमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है। तो आपका इसमें जो फर्स्ट यूनिट है जनरल फार्माकोलॉजी, इसमें फर्स्ट इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। ये हम फार्माकोलॉजी पढ़ते क्यों हैं, है ना। फार्माकोलॉजी की जरूरत हमें क्लिनिकल ट्रायल्स में पड़ती है। ड्रग जब मार्केट में लॉन्च होता है उसके पहले R&D डिपार्टमेंट में ड्रग के मॉलिक्यूल को खोजा जाता है। फिर उसके बाद उस मॉलिक्यूल के फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट एनिमल्स पे चेक किए जाते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब होता है कि जब कोई ड्रग बॉडी में गया तो उसने बॉडी पे क्या इम्पैक्ट डाला, इसकी स्टडी को भी हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। तो हम हेल्थी वॉलेंटियर्स पे, पेशेंट पे ड्रग की टेस्टिंग से पहले हम उसको एनिमल पे टेस्ट करके देखते हैं कि उस ड्रग का इफेक्ट कैसा है। उसके बाद हम उसको ह्यूमन बींग्स पे उसका ट्रायल करते हैं। और ह्यूमन बींग्स पे जब ट्रायल के दौरान ये पाया जाता है कि ड्रग सेफ है, ड्रग इफेक्टिव है, ड्रग की इफिकेसी अच्छी है, उसके फायदे ज्यादा है और नुकसान बहुत कम है और वो नुकसान सहे जा सकते हैं, तो उस बिहाफ पे फिर ड्रग को अप्रूवल देती है गवर्नमेंट।
और उसके बाद उसकी फिर मैन्युफैक्चरिंग होके वो मार्केट में रिटेल शॉप पे अवेलेबल हो जाती है। तो प्री क्लिनिकल स्टडीज में और क्लिनिकल ट्रायल्स में फार्माकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है। और फार्माकोलॉजी मॉडर्न मेडिकल साइंस का काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। 18वीं शताब्दी में फार्माकोलॉजी का जन्म हुआ था। और फार्माकोलॉजी को इसलिए डेवलप किया गया था कि कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल है तो उसके एक्शन को चेक किया जा सके कि वो कितना इफेक्टिव है। ठीक है। तो उस बिहाफ पे कोलॉजी को डेवलप किया गया था। तो ये आपका स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी हो गया। ठीक है। क्लिनिकल ट्रायल आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। और क्लिनिकल ट्रायल आपका कौन से शेड्यूल में आता है? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के शेड्यूल वाई में। तो जब आप फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का वाई शेड्यूल पढ़ोगे तो आपका वहां से क्लिनिकल ट्रायल कवर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन यदि एग्जाम में आता है तो आप क्लिनिकल ट्रायल को एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है। और प्री क्लिनिकल स्टडीज को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। प्री क्लिनिकल स्टडी में एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं ड्रग्स के, और ड्रग की इफिकेसी और सेफ्टी प्रोफाइल, थेराप्यूटिक विंडो और उसके डोज को डिसाइड किया जाता है कि ड्रग को किस मात्रा में देना है जिससे बीमारी ठीक हो जाएगी। तो उस ड्रग की मात्रा को आइडेंटिफाई किया जाता है, क्योंकि यदि आपने ड्रग का डोज ज्यादा दिया तो भी पेशेंट को हानि है, और ड्रग का डोज कम दिया तो भी पेशेंट को हानि है। कम डोज देने पे हानि क्या है? पेशेंट की बीमारी ठीक नहीं हो पाएगी। ठीक है। पेशेंट की बीमारी ठीक नहीं हो पाएगी। मैं यदि खीर बना रहा हूँ, मैं उसमें यदि कम शक्कर डालूं तो थोड़ी सी मिठास कम रह जाएगी, और यदि मैं ज्यादा शक्कर डाल दूं तो बहुत ज्यादा मीठी हो जाएगी, तो फिर खीर कड़वी सी लग लग सकती है ना। तो एक एक मीडियम रेंज में हम डोज को सेट करते हैं, है ना। चाइल्ड के लिए क्या डोज रहेगा, है ना, आपका एडल्ट्स के लिए क्या डोज रहेगा, जेरेटिक्स के लिए क्या डोज रहेगा। तो ये सारी जो कैलकुलेशंस आती हैं, ये क्लिनिकल ट्रायल और प्री क्लिनिकल स्टडी से निकल कर आती हैं, जिससे हम ड्रग का डोज सेट करते हैं। हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि ड्रग का बायोलॉजिकल हाफ लाइफ क्या है। कोई पेशेंट यदि ड्रग बॉडी में उसके जाता है तो वो ब्लड में उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, और एक ऐसी कंसंट्रेशन आती है ब्लड में कि ड्रग एक्शन देना शुरू कर देती है, और फिर अपना एक्शन को बरकरार रखती है। फिर एक ऐसा टाइम आता है कि उसकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे डाउन होने लगती है और उसका एक्शन कम होने लगता है। इसी बिहाफ पे आपने देखा होगा कोई ड्रग सप्ताह में एक बार, कोई ड्रग दिन में 4 बार, कोई दिन में 2 बार, कोई दिन में 1 बार। तो सबका जो डोजिंग का ड्यूरेशन है वो अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लूकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल, जो एंटी फंगल ड्रग्स होते हैं, इनका बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ज्यादा होता है। जैसे जेंटामाइसिन का इंजेक्शन आज डॉक्टर ने लगाया है तो फिर वो 2 दिन बाद लगाएगा, और तब तक वो ब्लड में रहेगा, अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। तो जो ड्रग जब तक एक्शन देती है, उसका नेक्स्ट डोज उसके एक्शन खत्म होने पे, या जब उसका एक्शन खत्म होने वाला रहे उसके बाद में ही दूसरा डोज दिया जाता है। तो डोज फिक्सेशन के भी लिए फार्माकोलॉजी का इम्पोर्टेंट रोल है। तो आपने यहाँ देखा कि फार्माकोलॉजी का क्या स्कोप है, क्या एप्लीकेशन है, क्यों हम फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, क्यों हमारे लिए जरूरी है। और फार्माकोलॉजी कहीं ना कहीं ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को भी एक्सप्लेन करता है। आपने पैरासीटामोल खाया, आपका हेडेक ठीक हो गया, तो कैसे ठीक हो गया? ब्लड ब्लड में जाके ड्रग ने क्या एक्शन परफॉर्म किया? क्या उसने एंजाइम को इनहिबिट किया? क्या वो रिसेप्टार से बाइंड हुई? क्या उसने एगोनिस्टिक एक्शन दिया, एंटागोनिस्टिक एक्शन दिया, या किसी ड्रग ने बॉडी की में किसी डिफिशियंसी को कम किया, एज अ रिप्लेसमेंट थेरेपी काम किया? रिप्लेसमेंट थेरेपी में होता है यदि कोई भी बॉडी का बायोमोलिक्यूल कम हो जाए। जैसे एग्जाम्पल पार्किंसंस में क्या होता है, डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर की कमी हो जाती है जिस वजह से बॉडी में वाइब्रेशंस आने लगते हैं, और ये बीमारी बुढ़ापे में अक्सर देखी जाती है। तो इसमें डोपामिन बॉडी बना नहीं पा रही, इट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इस केस में बाहर से लिया जाता है डोपामाइन। ठीक है। बाहर से डोपामाइन बॉडी को दिया जाता है, इसको रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं। इसका दूसरा कॉमन एग्जाम्पल है इंसुलिन थेरेपी। यदि बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता, पैनक्रियाज की बीटा सेल्स नहीं बना पाती किसी कारण से, जैसे ऑटो इम्यून डिजीज हो गया,
हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज हैं वो बीटा सेल को डैमेज करती हैं, जिस वजह से वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती। अब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इस वजह से हम बाहर से इंसुलिन ले रहे हैं, तो ये भी रिप्लेसमेंट थेरेपी का एग्जाम्पल है। तो ड्रग काम कैसे करता है, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? क्या वो किसी चीज को रिप्लेस कर रहा है? क्या वो किसी बायोमोलिक्यूल का एनालॉग है? या वो किसी रिसेप्टार से बाइंड होकर अपना एक्शन दे रहा है? या किसी एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है? या कोई फिजिकल एक्शन दे रहा है? कुछ ड्रग्स फिजिकल एक्शन भी देते हैं, जैसे आपने कैथार्टिक सुना होगा। ड्रग्स एक्टिंग ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में आपने लग्जेटिव पढ़ा होगा, कैथार्टिक्स पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। तो इनका जो एक्शन है वो फिजिकल एक्शन है। जैसे आपने ऑस्मोटिक डायूरेटिक कभी पढ़ा होगा, या आपके सिलेबस में है। डायूरेटिक्स वो होते हैं जो यूरिन के फ्लो को बढ़ाते हैं। तो इसमें एक कैटेगरी आता है आपका ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। तो जो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स है वो क्या करते हैं, यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, तो उनका जो एक्शन है वो फिजिकल है। ठीक है। फिजिकल एक्शन क्या हुआ, आपके स्किन पे, स्किन आपकी ड्राई हो रही है विंटर सीजन में, तो आपने उस पे क्या है, वैसलीन लगा लिया। तो वैसलीन क्या करेगा, सिंपली एक लेयर फॉर्म कर लेगा, और उस लेयर की वजह से आपकी स्किन से मॉइस्चर रिमूव नहीं होगा। इट इज अ फिजिकल एक्शन, मतलब इसमें कोई केमिकली कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो ड्रग इतने सारे एक्शंस देता है, और ये सारे एक्शंस को हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं कि कौन सा ड्रग कौन सा एक्शन दे रहा है, किस तरह से वो बीमारी को ठीक कर रहा है। ठीक है। अब ड्रग हम खाते हैं बीमारी को ठीक करने के लिए, उसके साथ लेकिन कुछ ऐसे इफेक्ट्स हमें मिलते हैं जो अनडिजायरेबल होते हैं, हम नहीं चाहते उसके बाद भी आ जाते हैं। जैसे किसी पेशेंट को कैंसर है, उसने एंटी कैंसर ड्रग खाया 3 से 6 महीने तक, तो उसके बाल झड़ जाते हैं, वो गंजा हो जाता है। फीमेल्स, यदि फीमेल पेशेंट है तो 6 महीने साल भर में वो गंजी हो सकती है, उसके सर पे एक भी बाल नहीं रहेगा। तो ये साइड इफेक्ट्स होता है एंटी कैंसर ड्रग्स का। ठीक है। तो बाल झड़ना इसका साइड इफेक्ट है, और कैंसर ठीक हो रहा है ये इसका मेन इफेक्ट है। तो जितनी भी एलोपैथिक मेडिसिन हैं इनके सबके साइड इफेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनाल्जेसिक ड्रग्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, जिसमें आता है पेन किलर्स। तो कोई लंबे समय तक पेन किलर खाता है तो पेन किलर हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, लिवर डैमेज करते हैं, किडनी डैमेज करते हैं, और अल्सर कॉज करते हैं। अल्सर मतलब होता है पेट के फोड़े। पेट का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, इंटरनल सरफेस पे जो कवरिंग है वो रैप्चर होने लगती है, जिस वजह से वहां पर इन्फेक्शन कॉज हो जाता है। तो ड्रग्स के ये कॉमन साइड इफेक्ट्स हो गए। जैसे एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स जब हम खाते हैं तो हमारा स्टमक अपसेट हो जाता है। पर ये जो साइड इफेक्ट है वो 5% पेशेंट में आते हैं, फिर भी ये बुक में मेंशन किए जाते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को साइड इफेक्ट सामने आए। ठीक है। हर व्यक्ति की बॉडी की तासीर अलग अलग होती है, कुछ लोगों को साइड इफेक्ट सामने आते हैं, कुछ लोगों को नहीं आते हैं। लेकिन क्लिनिकल ट्रायल के अंतर्गत यदि 5% पेशेंट में भी वो साइड इफेक्ट आ रहे हैं, तो उसको नॉर्म्स के हिसाब से मेंशन करना पड़ता है कि इस ड्रग का ये साइड इफेक्ट है। और एडवर्स इफेक्ट भी मेंशन करना पड़ता है। एडवर्स इफेक्ट होता है जब साइड इफेक्ट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तो उसको एडवर्स इफेक्ट कहते हैं। ठीक है। तो एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट दोनों हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। हमने देखा फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम एडीएमई की स्टडी करते हैं। ई स्टैंड फॉर एब्जॉर्प्शन, ड्रग का अवशोषण। डी स्टैंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग का डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में ट्रांसफर होना, डिफ्यूजन के थ्रू, एक्टिव डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस के थ्रू ड्रग ट्रांसफर होगी डिफरेंट डिफरेंट बॉडी कंपार्टमेंट्स में। ओके। फिर ट्रांसफर के बाद में क्या होगा, एडीएम, एम मतलब मेटाबॉलिज्म। और फिर उसके बाद लास्ट में जो ई है ये एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन के लिए है, तो ये हमने देखा। फिर हमने देखा फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स में हमने देखा ड्रग के क्लिनिकल यूजेस, ड्रग का मोड ऑफ एक्शन, ड्रग के साइड इफेक्ट्स, और ड्रग के एडवर्स इफेक्ट। अब हमें नेक्स्ट देखना है वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो कि ड्रग बॉडी में कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। ओरल रूट से इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसमें आप टैबलेट आएगा, कैप्सूल आएगा, सिरप्स आएंगे, इमल्शन आएगा, सस्पेंशन आएगा। अब नेक्स्ट रूट है आपका पेरेंटरल। पेरेंटरल में इंट्रामस्कुलर दे सकते हो, मसल्स में, निडल सिरिंज के थ्रू। ठीक है।
इसके अपने एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस हैं, ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, मैं आपको ज्यादा डीपली नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट आता है आपका इंट्राडर्मल। आपने देखा होगा इंसुलिन के पैचेस आते हैं, रोज रोज पेशेंट को इंजेक्शन न लगाना पड़े इसलिए पैच इंसर्ट कर दिए जाते हैं, इंट्राडर्मल, है ना। और आपका टॉपिकल आता है, टॉपिकल में आता है जितने भी फॉर्मुलेशंस आप स्किन पे यूज करते हैं, वो जैसे लोशन हुआ, ऑइंटमेंट्स हुआ, ये सारे आपके टॉपिकल प्रिपरेशन में आते हैं, ये सारे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। सपोजिटरीज आती हैं जो बॉडी कैविटीज होती हैं, वेजिनल कैविटी, एनाल कैविटी, पाइल्स के पेशेंट को सपोजिटरी दी जाती है एनाल रूट से, है ना। वेजिनल इन्फेक्शन के केस में वेजिनल सपोजिटरीज आती हैं, बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाती है और वहां से उनका मेडिकामेंट रिलीज होके एब्जॉर्ब होके वहां का जो इन्फेक्शन है, जो प्रॉब्लम है, वो लोकली एक्शन मिल जाता है वहां पर। डायरेक्ट ड्रग साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच जाती है, टारगेटेड ऑर्गन पे पहुंच जाती है जहां पर ड्रग की जरूरत होती है। या आपने सुटिक्स में पढ़ा होगा नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, है ना। नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में क्या होता है कि जो ड्रग की जरूरत जिस ऑर्गन पे है उस ऑर्गन तक उस ड्रग को पहुंचाया जाता है, ताकि बाकी ऑर्गन्स को ड्रग डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि ड्रग के साइड इफेक्ट इसलिए आते हैं क्योंकि ड्रग जहां एक्शन देना है वहां पहुंचने के साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाती है। तो जहां पर उसको नहीं जाना है वहां भी वो जाती है, जिस वजह से हमें ड्रग के साइड इफेक्ट सामने आने लगते हैं। जैसे जो अल्कोहल कंटेनिंग फॉर्मुलेशंस होती हैं, जैसे एटेनोलोल हुआ, प्रोप्रानोल, नेलोल हुआ, ये जो ड्रग्स हैं ये एक ड्राउजीनेस और नशा कॉज करती हैं, क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके हमारे ब्रेन में पहुंच जाती है और फिर व्यक्ति को ड्राउजीनेस फील होती है। तो जो लोग हाई बीपी के पेशेंट्स हैं, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ड्रग्स लेते हैं, उनको ये एज अ साइड इफेक्ट सामने आता है। वो कहते हैं कि साहब नींद बहुत आती है, बस नशे में ही रहते हैं दिन भर, है ना। तो वो नशा उनको दवाइयों की वजह से होता है, तो वो दवाई का साइड इफेक्ट हो गया। तो ये आपका हो गया रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी आप जानते हैं, है ना। जैसे आपका ओरल रूट से जो ड्रग्स ली जाती है उसमें पेशेंट को कोई ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं होती, हर पेशेंट जानता है टैबलेट कैप्सूल कैसे खाना है। लेकिन वहीं पैरेंटल रूट की बात करें तो वो नर्स ही लगा सकती है इंजेक्शन, है ना, डॉक्टर ही इंजेक्शन लगा पाएगा। वेन को फाइंड आउट करना, ट्यूनिकेटिंग टेप लगाना, उसको फिर प्रॉपर बॉडी में इंसर्ट करना, ठीक है, वहां पर सैनिटाइज करना जहां पर पैरेंटल रूट से ड्रग दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। तो ये एक स्किलफुल वर्क है इंजेक्शन लगाना, ये हर व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है। आईवी के बॉटल लगाना, है ना, ग्लूकोज चढ़ता है पेशेंट को, तो ये नर्स ही कर पाती है, डॉक्टर्स कर पाते हैं, या जिसकी प्रैक्टिस होती है वही कर पाता है। और दूसरा पैरेंटल रूट थोड़ा कॉस्टली भी होता है। टैबलेट का ऐसा हमने स्ट्रिप खाई और पानी के साथ खा लिया। अब हम यदि कोई इंजेक्शन का एम्पुल खरीदेंगे तो उसके साथ हमें नीडल सिरिंज तो खरीदनी ही पड़ेगी, नहीं तो उसको बॉडी में इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे। तो इसलिए ये थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। हाँ चंद्रशेखर, कोई डाउट है क्या आपको? चंद्रशेखर, आवाज आ रही है आपको मेरी? आपने वीडियो ऑन किया, आपका कोई डाउट है क्या आपको? कुछ पूछना चाह रहे हो? आप शायद बिजी हो, गाड़ी चला रहे हो, आपका आप वीडियो ऑफ कर दीजिए, है ना। ठीक है। तो नेक्स्ट आता है ड्रग एब्जॉर्प्शन। ड्रग एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन क्या होती है? ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जब हमारी बॉडी में ड्रग इंट्रोड्यूस होता है ओरल रूट से, तो वो हमारे जीआई ट्रैक से हमारे सर्कुलेशन में आ जाता है, और हार्ट जब पंपिंग करता है तो पूरी बॉडी में ड्रग स्प्रेड हो जाता है। तो ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या होता है, बॉडी का जीआई ट्रैक से जो हम ड्रग ले रहे हैं उसका हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जाना, ये ड्रग का एब्जॉर्प्शन कहलाता है, ठीक है। और इसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे? यदि हमारा जो ड्रग ड्रग के जो पार्टिकल्स हैं उनका सरफेस एरिया जितना कम होगा वो उतने ज्यादा एब्जॉर्ब होंगे, विस्कोसिटी जितनी कम होगी वो उतना ज्यादा एब्जॉर्ब होंगे। उनकी लिपिड सॉल्युबिलिटी कैसी है, यदि ड्रग आपका लिपिड सॉल्युबल है तो उसका बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं वो आसानी से सेल को पेनेट्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि सेल का जो मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड का बना होता है। तो ड्रग यदि लिपिड सॉल्युबल है तो वो मेम्ब्रेन को डायरेक्ट क्रॉस करके अंदर जा सकता है।
अब कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जैसे स्टेरॉयडल ड्रग्स। स्टेरॉयडल ड्रग्स क्या है, सेल के न्यूक्लियस पे काम करते हैं। तो वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर सेल के जाके उसके न्यूक्लियस पे काम करते हैं। तो ऐसे ड्रग्स भी हैं। तो इसके लिए ड्रग की लिपिड सॉल्युबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाती है। ठीक है। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा सरफेस एरिया बढ़ने से, है ना। जैसे आपने छोटी जो आंत होती है, डिओडेनम, इलियम, जिजिनम, छोटी आंत में एब्जॉर्प्शन का काम होता है। तो यहाँ पर माइक्रोविलीज पाई जाती है। ये माइक्रोविलीज क्या है, सरफेस एरिया को काफी बढ़ा देती है। इट इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ना। इस स्मॉल इंटेस्टाइन तो हमारी काफी लंबी होती है। पूरा हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है ये 9 मीटर का रहता है ना। मतलब बहुत लंबा होता है। एक 2-3 मंजिल घर की कल्पना करो, उतना लंबा होता है ये। लेकिन ये हमारे स्टमक में क्या है, हमारा मतलब माउथ से शुरू होके एनस पे खत्म होता है, और ये अंदर पूरा सर्कुलर मोशन में लपटी हुई रहती हैं एक दूसरे से, जिस वजह से ये कम स्पेस में अपना काम चला लेती हैं। लेकिन इतनी लंबी कैनाल से होके जब फूड गुजरता है, ड्रग गुजरती है, तो ये ड्रग का वहां से एब्जॉर्प्शन होता है डिओडेनम से। ठीक है। जैसे आपने ड्रग खाई तो ड्रग आपके माउथ 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 से जाएगी इसोफेगस, इसोफेगस से जाएगी वो स्टमक में, स्टमक से क्या कनेक्टेड है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें जाएगी, वहां पर ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्टेड है लार्ज इंटेस्टाइन से, और लार्ज इंटेस्टाइन की जो एंड पॉइंट, एंड ऑरिफाइस है, वो है एनस। ठीक है, एनाल केनाल। फिर वहां से फीसेस पास हो जाते हैं, या जो भी हम ड्रग लेते हैं वो जितना अवशोषित होना है उतना अवशोषित होगा, और उसके बाद वो ड्रग पास हो जाएगा। जो भी ड्रग हम ओरल रूट से लेते हैं उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जब हम कोई ड्रग लेते हैं तो उसका लिवर से पहली बार होकर गुजरना फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहलाता है। और जो ड्रग हम पेरेंटल रूट से लेते हैं उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता, क्योंकि वो डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन में, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में शामिल हो जाती है। ठीक है। तो कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं लिवर जिनको मेटाबोलाइज करके डीएक्टिवेट कर देता है, इस जो जीआई ट्रैक्स से लिए जाने पर, ओरल रूट से लिए जाने पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ऐसे ड्रग्स को पेरेंटल रूट से लिया जाता है। इसका एग्जाम्पल है ऑक्सीटोसिन और इंसुलिन। आपने देखा होगा इंसुलिन के कोई टैबलेट कैप्सूल्स नहीं आते हैं, इनके इंजेक्शंस आते हैं, और ये पेशेंट को सबक्यूटेनियस रूट से दिए जाते हैं। ठीक है, सबक्यूटेनियस रूट। पेरेंटल रूट का ही एक पार्ट होता है सबक्यूटेनियस, स्किन में लगता है। आपने देखा होगा इंसुलिन के इंजेक्शन किसी को लगाते हैं, इजी होता है लगाना, पेशेंट को ट्रेनिंग दे दी जाती है और वो खुद ही अपने आप को लगा लेता है। नहीं तो उसके किसी फैमिली मेंबर को सिखा दिया जाता है तो वो उसको लगा लेता है ना। तो ये आपका इंसुलिन हो गया, जिसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से यदि गुजरेगा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना। क्या होता है, ये जो ड्रग के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको लिवर एक्सेप्ट नहीं करता, है ना। इवन आप कोई भी ड्रग खाते हो तो लीवर उसको पूरी तरह से ब्लड में नहीं जाने देता, क्योंकि लीवर के पास एक नेचुरल इंटेलिजेंस है कि क्या मुझे ब्लड में जाने देना है और क्या ब्लड में नहीं जाने देना है ना। 1 मिनट का, 30 सेकंड का ब्रेक लेंगे हम, है ना। गुड मॉर्निंग। बैठो, मैं आपकी क्लास शुरू करता हूँ 10 मिनट बाद। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन कर लो। ये हुआ ड्रग का आपका एब्जॉर्प्शन। ठीक है। और फिर आता है बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी मतलब होता है ड्रग का वो अमाउंट जो कि बॉडी में एक्शन देने के लिए अवेलेबल हो रहा है, उसको हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं।
बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है पेरेंटल रूट में, क्योंकि पेरेंटल रूट के थ्रू जो ड्रग दिया जाता है वो डायरेक्ट ब्लड में जाता है। ठीक है, जिस वजह से उसका 100% अमाउंट बॉडी में एक्शन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन जो ड्रग ओरल रूट से दिया जाता है वो उतना ब्लड में नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि लिवर उसको रोक देता है। ठीक है, कोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, आप लोग भी चाहो तो सुन लो। कोलॉजी आपके सेकेंड ईयर में है। ठीक है, तो बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन बताओ क्या है। आपको पहले भी तो बता चुका हूँ। आप में से कोई बताइए बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है। चंद्रशेखर, फरहा, राहिल, सुनील, बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन बताइए। हम जितनी दवाई हमने जितनी दवाई खाई है वो मतलब कितनी अवेलेबल होती है। ठीक है। अब लिवर में क्या है, नेचुरल इंटेलिजेंस होता है कि किस चीज को ब्लड में जाने देना और किसको नहीं जाने देना है। अब ये जो ड्रग्स होते हैं ये एज अ फूड तो काम करते नहीं है, है ना। जैसे हम खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, तो लिवर को पता है भाई इट्स गुड फॉर हेल्थ, तो लिवर उसको जाने देता है। लेकिन दवाइयों के केस में ऐसा नहीं होता। तो जब हम क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं, जब हम प्री क्लिनिकल स्टडी करते हैं, तो हम देखते हैं कि किस अमाउंट ड्रग का कितना अमाउंट है जिसको लिवर ब्लड में नहीं जाने दे रहा, है ना। लिवर एक ऐसे गार्ड की तरह काम करता है, ऐसे पहरेदार की तरह काम करता है कि भाई ब्लड में क्या जाने देना और क्या नहीं जाने देना। जो कुछ हम मुंह से खाते हैं ना, वो पेट में जाने के बाद लिवर से होके गुजरता है, उसके बाद में ही ब्लड में जाता है। तो लिवर उसको रोक देता है, जिन चीजों को नहीं जाने देना है। तो हम देख लेते हैं कि लिवर की कितनी कैपेसिटी है रोकने की, और फिर उससे डबल कैपेसिटी दे देते हैं, है ना। तो लिवर के पास क्या है, दो पहरेदार खड़े हुए हैं, वो रोक देते हैं कि भैया आप नहीं जाओगे, आप नहीं जाओगे। तो हमने देखा कि भैया ये एट ए टाइम दो दो लोगों को रोक देते हैं। हमने एट ए टाइम 4 लोग भेज दिए, तो वो 2 लोगों को रोकेंगे जब तक 2 लोग तो निकल जाएंगे गेट से। तो हम क्या है, ओरल रूट से जो ड्रग देते हैं उसके डोज को हम बढ़ा देते हैं। और उसके डोज को हम बढ़ा देंगे तो फिर वो लिवर वहां पर रोक नहीं पाएगा और वो ब्लड में चली जाएगी। क्योंकि हमको बीमारी को ठीक करने के लिए लिवर को चकमा दे के ब्लड में ड्रग को पहुंचाना है हमको, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, है ना। लेकिन नेचुरली होता क्या है, जितने भी फूड है वो हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है, लेकिन जो केमिकल्स हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करती है। तो जिनको एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करती बॉडी, एकदम जाने ही नहीं देती, जैसे ऑक्सीटोसिन हुआ, इंसुलिन हुआ, आपको जो मैंने एग्जांपल दिए, ये तो आप दे ही नहीं सकते ओरल रूट से, नहीं तो बॉडी में 1% भी असर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि लीवर इनको सीधे गेट आउट बोल देगा, जाने ही नहीं देगा। और नहीं तो फिर ये लीवर को बहुत ज्यादा डैमेज कर देंगे। और नहीं तो पहली चीज तो ये कि लीवर इनको डीएक्टिवेट कर देता है। सबसे अच्छा लीवर क्या करता है पता है, गेट ही बंद कर देता है साहब, कोई अब जाने का कोई रोल ही नहीं है, ड्रग को डीएक्टिवेट कर देता है। अब ड्रग डीएक्टिवेट हो जाएगा तो अपना एक्शन ही नहीं देगा, सीधी सी बात है ना। तो जैसे ऑक्सीटोसिन ओरल रूट से लेंगे तो वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, अपना एक्शन ही नहीं देगा। इंसुलिन के साथ भी यही होगा। ऐसे बहुत से हॉर्मोन्स होते हैं जो कि फिर इंट्रावेनस रूट से या आपको दूसरे रूट से देने पड़ेंगे वो। ठीक है, तो ये है आपका ड्रग का एब्जॉर्प्शन। ठीक है, बायो अवेलेबिलिटी भी आप समझ गए। ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, डिफ्यूजन के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू, एक्टिव डिफ्यूजन होता है, पैसिव डिफ्यूजन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है ड्रग का डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में जाना। हमारी बॉडी में जो 10 सिस्टम्स होते हैं उनमें ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगा या नहीं। अब जैसे हमारा हमारा सर दर्द हो रहा है और हमने पैरासीटामोल खाया, अब वो जाता पेट में है लेकिन एक्शन देता सर में है, तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन कि वो सर तक कैसे पहुंचा, है ना। तो बॉडी में पूरा ब्लड सर्कुलेट होता है, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में जाता है, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज में जाता है, तो उसको हम ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा नाम होता है मेटाबॉलिज्म। बताओ क्या होता है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या होता है। हम्म मेटाबॉलिज्म जो वर्ड है वो बना है एनाबॉलिज्म से और कैटाबॉलिज्म से। एनाबॉलिज्म मतलब जुड़ना, और कैटाबॉलिज्म मतलब तोड़ना। कैटाबॉलिज्म को ऐसे याद रखो ना, कट करना, कट, कैटाबॉलिज्म, है ना। सी फॉर कट, कट होगी कोई चीज तो टूटेगी या जुड़ेगी, टूटेगी ना। तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म मतलब टूटना, एनाबॉलिज्म मतलब जुड़ना।
तो लीवर है ये मेटाबॉलिज्म क्यों करता है? हो सकता है किसी ड्रग को उसको एक्टिवेट करना हो, या हो सकता है किसी ड्रग को डीएक्टिवेट करके उसको उसमें एक हाइड्रोफिलिक ग्रुप जोड़ के उसको यूरिन के थ्रू लीवर चाहे कि बाहर निकाल दिया जाए, है ना? क्योंकि ड्रग का जब काम हो गया तब तो बॉडी उसको बाहर निकाल देगी, है ना? जब भी कोई हम दवाई खाते हैं तो 2-4 दिन में, 2-4-5 घंटे में लिवर उसको मेटाबोलाइज करके बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो ये मेटाबॉलिज्म कहाँ पर होता है? लिवर में। लिवर के पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, एक होता है साइटोक्रोम P450, है ना? ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं लिवर के पास, जिससे लिवर ड्रग को मेटाबोलाइज करेगा, और मेटाबोलाइज करके या तो उसको एक्टिव फॉर्म में लेके आएगा। फॉर एग्जाम्पल प्रोड्रग्स, प्रोड्रग्स जब हम खाते हैं तो वो उसके जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं। जो ड्रग है वो एक्टिव फॉर्म में नहीं रहता है, हम उसको इनएक्टिव फॉर्म में देते हैं, लेकिन जब वो बॉडी में जाता है और लिवर से गुजरता है तो लिवर उसको मेटाबोलाइज करके उसको एक्टिव फॉर्म में बदल देता है, मतलब उसके जो मेटाबोलाइट्स है। हाँ, लिवर ये सब कर सकता है, मतलब ग्रुप्स का एडिशन कर सकता है, एसाइलेशन कर सकता है, मेथाइलेशन कर सकता है ना? और उसमें कोई लिपोफिलिक ग्रुप जोड़ सकता है, हाइड्रोफिलिक ग्रुप जोड़ सकता है। मतलब लीवर कुल मिला के ये सारी चीजों को काट छाट के एडजस्ट करके बॉडी के लिए उपयोग का बनाएगा, या तो फिर बॉडी से बाहर निकाल देगा। तो लीवर के दो काम हो गए। तो इसको हम बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, बायो मतलब क्या होता है? जिंदा, लाइव। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है बदलाव। तो बदलाव यहाँ पर किसका हो रहा है? ड्रग्स का हो रहा है ना? ड्रग्स ड्रग्स को या तो एक्टिव किया जा रहा है या इनएक्टिवेट किया जा रहा है। एक्टिव क्यों किया जा रहा है? ताकि बॉडी में एक्शन दे सके। और इनएक्टिवेट क्यों किया जा रहा है? ताकि बॉडी से बाहर निकल सके। ठीक है। एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन को हम एलिमिनेशन भी बोलते हैं। अब रूट ऑफ एक्सक्रीशन क्या है? लिवर है, आपका किडनी है, ये सब एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है ना? आपका स्किन है, स्किन से आपने देखा होगा कि भाई कुछ ड्रग्स का स्वेटिंग के थ्रू भी बाहर आते हैं, है ना? पसीने के थ्रू बाहर आते हैं। कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो लैक्टेटिंग वुमेन जो होती है, जो अपने छोटे बच्चों को दूध पिलाती हैं, ऐसी माएँ, तो उन उन वो माँ के दूध के माध्यम से बच्चों में वो ड्रग्स जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो दूध बन रहा है और बॉडी से निकल रहा है उसमें भी ड्रग एक्सक्रीट होते हैं। तो ऐसे ड्रग्स क्या है? कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं लैक्टेटिंग वुमेन में। ठीक है, क्योंकि वो उसके मिल्क के थ्रू कहाँ जा सकते हैं? बच्चे में जा सकते हैं। और कभी कभी क्या है, कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि माँ ने खाए और वो प्लेसेंटा के थ्रू चले गए बेबी में, जो उसके पेट में है, तो वो फिर उस पर टेरेटोजेनिक इफेक्ट देंगे। टेरेटोजेनिक इफेक्ट दे सकते हैं, वो बेबी बेबी के किसी भी ऑर्गन को डैमेज कर सकते हैं, है ना? और बेबी को फोकोमोइलिया भी हो सकता है, जिसमें नाक दबी हुई रहती है, मुंह आधा कटा हुआ रहता है। तो इस टाइप्स के प्रॉब्लम छोटे बच्चों में आ सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, बहुत सारे ड्रग्स ऐसे हैं जो कि प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहते हैं, वो गर्भवती महिलाओं को नहीं दिए जाते। तो इसीलिए जो ऐसे ड्रग्स हैं ये डॉक्टर की सलाह से ही पेशेंट को दिए जाते हैं, इनका सेल्फ मेडिकेशन करना बहुत ज्यादा रिस्की रहता है। तो एक्सक्रीशन मतलब होता है ड्रग का बॉडी से बाहर निकलना। किन रूट से निकल सकती है? ये आपकी स्किन से निकल सकती है, यूरिन से निकल सकती है, फीसेस से निकल सकती है। इसका एग्जाम्पल है, जैसे आप लोग आयरन टैबलेट यदि ज्यादा खाओगे तो आपकी यूरिन का कलर ब्लैक हो जाएगा। रिफाम्पिसिन ड्रग लोगे तो थोड़ा सा यूरिन का कलर रेडिश हो जाएगा। ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि भाई ड्रग का एक्सक्रीशन यूरिन से भी होता है, फीसेस से भी होता है। ज्यादा आयरन खाने से फीसेस भी ब्लैकिश हो सकते हैं, काले काले से स्टूल आएंगे, लेटरिन काली हो जाएगी। तो ये सब ड्रग को एक्सक्रीट किया जा रहा है, इसलिए एक्सक्रीटरी पे इसका अपीयरेंस आ रहा है कलर्स का। ठीक है, तो ये हो गया आपका ड्रग का एक्सक्रीशन। तो हमने देखा बायो अवेलेबिलिटी, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ड्रग का एब्जॉर्प्शन, और ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग कैसे एक्शन दे सकता है, ये मैंने आपको अभी बताया। या तो रिप्लेसमेंट थेरेपी के थ्रू ट्रीटमेंट होगा, ठीक है, या तो ड्रग रिसेप्टार के थ्रू एक्शन देगा, है ना? जैसे बॉडी में जीपीसीआर रिसेप्टार होता है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टार। इसके बारे में हमको डीपली नहीं पढ़ना, केवल हम इसका नाम सुन लेते हैं। आयन गेटेड चैनल रिसेप्टार होता है, न्यूक्लियस रिसेप्टार होता है, ये रिसेप्टार के टाइप है जिससे ड्रग बाइंड करेगा और कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल चेंज लाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ड्रग के एक्शन देने का तरीका। या ड्रग देगा, किसी एंजाइम को इनहिबिट करेगा, है ना? जैसे एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस, इस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करके ड्रग एक्शन देंगे अपना, है ना? किसी भी एंजाइम, जैसे कोई एंजाइम कोई काम कर रहा है, एंजाइम क्या करेगा? बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करेगा, है ना? तो उसकी स्पीड को हमें यदि कम करना है तो हम एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देंगे। तो वो जो बायोकेमिकल रिएक्शन है वो स्लो होगा, या तो वो रुक भी सकता है ना? तो हम उसको इनहिबिट करके भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो ये हम हमारा फार्माकोलॉजी का फर्स्ट यूनिट है,
जिसमें हमने देखा स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन क्या है, उसको कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, बायो अवेलेबिलिटी क्या है और उसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है जिसको हम मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, ड्रग का एक्सक्रीशन और ड्रग बॉडी में कैसे एक्शन देता है। इतनी चीजों का आज हमने बहुत ज्यादा सुपरफिशियली जस्ट एक इंट्रोडक्शन देखा है ना। आप इसको बुक से थोड़ा पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। आप लोग के पास एरिशन पब्लिकेशन का एरो बुक होगा, उसमें आपका ये सारा सिलेबस कवर है, तो वो बुक आप लोग सभी खरीद लें और उससे आप पढ़ाई करें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं, फिर आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके फरहा, राहिल, सुनील, उमेश, चंद्रशेखर, यस सर। कुछ समझ में आया आज आपको फार्माकोलॉजी के बारे में, ठीक है। हम कल यस सर, आगे समझ में कंटिन्यू आया। करेंगे। 8:15 AM पे कल आपका क्लास होगा, ठीक है। आज सॉरी आपका क्लास थोड़ा सा लेट शुरू हुआ, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इस वजह से क्लास लेट शुरू हुआ, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। कल आपका सर क्लास, हाँ बोलो राहिल। सर आप जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सर वो आप अपलोड नहीं कर रहे हैं। करता हूँ मैं। अच्छा, आपको लिंक नहीं दी क्या मैंने? ठीक है, आज की ये जो रिकॉर्डिंग है इसकी मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है। और आप सर में से पुराने वाले। पुराने वाले जितने किए हैं उनके मैं भेज दूंगा। आपकी सेकेंड ईयर की तो बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं, लेकिन अब से जो भी क्लासेस होगी आज की रिकॉर्डिंग तो मैं भेज दूंगा, और पुरानी कोई रिकॉर्डिंग की लिंक मेरे पास होगी तो वो भी मैं आपको भेज दूंगा। आज की तो मैं 100% भेज दूंगा आपको, ठीक है। आपके ग्रुप पे मैं लिंक डाल दूंगा तो आप वहां से देख लेना, है ना। और आपकी ठीक है सर सेकेंड ईयर कोई। की बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं हुई, फर्स्ट ईयर की तो काफी क्लासेस हो गई हैं, है ना, आप लोग की कम हुई है थोड़ी सी, ठीक है। तो उसको भी मैं बढ़ाऊंगा, कोशिश करूंगा जैसे ज्यादा क्लास लेने की थोड़ा, तो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, है ना। तो आज हमने फार्माकोलॉजी का फर्स्ट यूनिट कर लिया है, आप लोग इसकी थोड़ी सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा बुक से, है ना, और इसके नोट्स बना लीजिएगा और इसको तैयार कर लीजिएगा। हमने जुरिस के भी कुछ टॉपिक डिस्कस किए हैं जैसे शेड्यूल्स, तो उसके भी आप नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। सर फार्मास्यूटिकल कोई ज्यूरिस्प्रूडेंस, जो नोट्स वगैरह होंगे आपके पास तो आप वो भी शेयर कर। ठीक है ना, नोट्स है मेरे पास, तो वो भी मैं इजी, आपसे शेयर इजी कर नोट्स। लूंगा, है ना। हाँ, इजी नोट्स है, मैंने बनाए हैं खुद ही, तो वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं हम, है ना, 8:15 पे। थैंक ओके, यू। बाय। Okay, sir. Bye bye.